हेलो बच्चों, आर डी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम अपवर्तन, अपवर्तनांक, क्रांतिकोण एवं अपवर्तनांक में संबंध और अंत में पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपवर्तन स्टार्ट करने से पहले थोड़े माध्यमों के बारे में समझते हैं कि माध्यम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया कोई एक कांच का ये टुकड़ा है और जो कैसा पारदर्शी है, और यहाँ पे क्या चीज़ है, वायु है। तो वायु और ये कांच, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग माध्यम हो जाएंगे। और इस पृष्ठ पर अगर हम क्या करते हैं, अवलंब डाल देंगे तो प्रकाश की किरण क्या करेगी, यहाँ पे जैसे कि इस अवलंब पर आती है तो इसके साथ में बनने वाला जो कोण हमारा आई हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेगी, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे ये हमारा वायु क्या हो जाएगा, एक माध्यम हो जाएगा और दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, हमारा कांच हो जाएगा। ये हमारा पहला माध्यम हो गया, ये हमारा दूसरा। तो ये हमारे क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। अब माध्यम भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और दूसरा विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम ऐसा होता है जिसमें उपस्थित कण या जिसमें उसके उपस्थित जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। सघन से पता चलता है, सघन का मतलब क्या होता है, घना 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 घना। और कोई भी अगर घना होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा। और इसी तरीके से विरल, विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर। जिसके कण कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, वो हमारा क्या बताएगा, विरल माध्यम कहलाएगा, दूर दूर। तो अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या वायु है और दूसरा क्या है, कांच है। तो हम सभी जानते हैं कि वायु हमारा क्या है, एक गैस होती है और इसे हम क्या कह सकते हैं, कांच को ठोस भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक ठोस है। अब गैस के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, और इसके जो ठोस के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। अगर पास पास होंगे या घने घने होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो माध्यम है जैसे वायु, इसके जो अणु हैं कैसे दूर दूर हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम और भी कई उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया कांच और दूसरा क्या ले लिया, जल ले लिया। तो कांच और जल में कौन सघन होगा, कौन विरल होगा, सभी जानते हैं कि मतलब जो कांच है वो हमारा कैसा है, ठोस है। जल कैसा है, द्रव है। द्रव के अणु क्या होते हैं, ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, इसलिए इसके जो अणु है वो कैसे दूर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। इसी तरीके एक और उदाहरण, जैसे मान लिया हमने जल ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, कोई वायु ले ली या गैस ले ली। तो ये और ये इसके तुलना में, वायु की तुलना में इसके अणु कैसे होंगे, पास पास होंगे। और अगर इसके पास हैं तो ये जल हमारा क्या होगा, ठोस होगा, सॉरी क्या होगा, यहाँ पे जल हमारा सघन हो जाएगा और वायु क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। यहाँ पे जो जल है वो हमारा विरल है और यहाँ पे जल है वो कैसा है, सघन है। तो ये क्या करते हैं, जब हम दो माध्यमों की तुलना करते हैं तो उनके आधार पर कहते हैं कि कौन सा हमारा सघन है, कौन सा विरल है। इस कांच की तुलना में जल कैसा है, विरल है, जबकि वायु की तुलना में क्या है, जल यहाँ पे हमारा कैसा होगा, सघन होगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम परिवर्तित करते समय उसका वेग परिवर्तित हो जाता है और इसी वेग परिवर्तन के कारण वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पहले हम इसे लिखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में अभी हमने बताया कि मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसका माध्यम परिवर्तित करते समय वेग परिवर्तित हो जाता है और उसी वेग परिवर्तन के कारण क्या होती है, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, और जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, जैसे मान लिया ये वाला हमारा माध्यम कैसा है, सघन है, मान लिया कांच है, ये हमारा कैसा है, सघन है, और ऊपर हमने क्या ले लिया, वायु ले लिया। ये हमने इधर वायु ली तो वायु हमारा कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा, अभी बता चुके हैं। और ये हमने क्या किया, इस पृष्ठ पर अवलंब डाल दिया। तो ये प्रकाश की किरण क्या करते हैं, यहाँ पे आपतित कराते, जैसे मान लिया कोई। तो ये वाली किरण जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई हो जाएगा। और ये क्या चीज है, अविलंब। आपतित किरण
अविलंब अब प्रकाश की किरण क्या करती है, अगर हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ये इस तरीके से अविलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। अब कोई भी चीज़ अगर कैसी होगी, घनी होगी, मतलब जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए लेते, जैसे कोई एक हमारी क्या पतली गली है और एक क्या हाईवे है या रोड है, हाईवे है, तो पतली गली में क्या करेंगे हम, क्या होंगे, बिल्कुल पास पास चलेंगे, और जब हम क्या करेंगे हाईवे पे पहुंचेंगे तो उस पर क्या करेंगे, दूर हट के चलेंगे। जैसे पतली गली में क्या होगा, इस तरीके उसके जो आड़ होंगे वो कैसे, मान लिया पास पास होंगे, तो पास पास होने पर क्या होगा, बिल्कुल हम पास पास चलेंगे, और जब हाईवे पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दूर दूर चलेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, अपवर्तन के नियमों को समझते हैं। अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला तो जो हम क्या परावर्तन में पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, आपतित किरण ये हो जाएगी, आपतन बिंदु पर अविलंब ये हो जाएगा, और अपवर्तित किरण, इसे हम क्या परावर्तित किरण ना कह के क्या कहेंगे अब, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो पहला नियम यही हो जाएगा हमारा कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरण क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा जो नियम है हमारा, दूसरा नियम क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपतन कोण की ज्या, जैसे हम क्या करते हैं, द्वितीय नियम को इसका लिखते हैं पहले। द्वितीय नियम, आपतन कोण की ज्या, व अपवर्तन कोण की ज्या के का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात आपतन कोण क्या होता है, हमारा आई होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई। अपवर्तन कोण क्या होता है, आर होता है, इसलिए साइन आर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारा एक नियतांक होती है। और इस नियतांक को हम क्या करते हैं, एन से भी प्रदर्शित करते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहाँ पे एन को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इस एन को जो लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष हमारा किसका होगा, इस कांच का अपवर्तनांक होगा। अगर हम यहाँ पे मानते हैं जैसे हमारा ये माध्यम क्या है, 1 है, तो इसका मान जैसे वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो n1 हमने इसे मान लिया कितना, 1, और जो n2 कांच है इसका जो अपवर्तनांक है वो हमने कितना माना, n माना। तो यहाँ पे n2 हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम क्या करेंगे, n2 बटे n1 करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो साइन आई बटे साइन आर होता है वो n2 बटे n1 के बराबर होता है। और इसे क्या करते हैं, स्नेल के नियम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, इसे समझते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल। अब हम अपवर्तनांक को समझते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम अर्थात वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो अपवर्तनांक होगा हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल,
बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। और इसे हम क्या करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ पे माने कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? सी है, सभी जानते हैं। और इसमें कितनी मानते हैं? बी मानते हैं। तो यहाँ से जो अपवर्तनांक का हमारा फॉर्मूला बनेगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी बटे वी। यही हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अब हम समझते हैं क्रांतिक कोण क्या है। तो अभी हमने समझा था कि अपवर्तन क्या है। अपवर्तन में हमने ये पढ़ा था कि जैसे कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। अभी हमने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। जैसे ये वाला हमारा जो माध्यम है, ऊपर वाला माध्यम सघन माध्यम मान लिया, और नीचे वाला जो माध्यम है ये हमारा कैसा है? विरल माध्यम है। और ये हमारा क्या? अविलंब। अगर हम यहाँ से प्रकाश की किरण लेके आते हैं तो ये वाला तो हमारा सघन है और नीचे वाला कैसा है? विरल माध्यम है। तो क्या करेगी? ये अविलंब से दूर हटेगी इस तरीके से। या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो उसमें अपवर्तन कोण R का मान अधिक होता है। अच्छा, अगर इसी कोण को, इस आपतन कोण को हम क्या करें? इतना कर दें, इस आपतन कोण I को इतना कर दें कि जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान हमारा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। यहाँ पे जो R का मान है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो इसी आपतन कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कह देते हैं। या ये कह सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण के उस मान को ही क्रांतिक कोण कहते हैं जिसके लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री होता है। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है जिसके लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री होता है। अर्थात जब R इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तभी हम क्या करेंगे? I को क्या कह देंगे? C। यानी कि जो क्रांतिक कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, इसलिए इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो I को ही हम क्या कहेंगे? C कह देंगे। कब कहेंगे? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए और यहाँ पे इस तरीके से आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण I क्या कहलाएगा? C कहलाएगा। कब हमारा कहलाएगा ये C? जब इसके लिए R का जो मान होगा, अपवर्तन कोण R का जो मान होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। इसका अगला पॉइंट हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अगला पॉइंट हमारा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक किरण आरेख खींचते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा क्या चीज है? एक ऐसा पृष्ठ जो क्या करता है? दो माध्यमों को अलग करता है। और इस पृष्ठ पर हमने क्या किया? एक अविलंब डाल दिया। ये वाली जो रेखा वो हमारी क्या है? अविलंब। अच्छा, ऊपर वाला माध्यम हमारा सघन माध्यम है और नीचे वाला जो माध्यम है विरल है। और इस विरल माध्यम के रूप में हम क्या करते हैं? वायु को लेते हैं। और हमें पता है कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो पहला माध्यम ये है, इसलिए हम यहाँ पे n1 बराबर कितना मान ले? n मान ले रहे हैं। और ये दूसरा माध्यम हो जाएगा n2, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और ऊपर वाला हमारा कोई माध्यम है यहाँ पे, और ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है।
तो इसका अपवर्तनांक हमने कितना मान लिया n। अब प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ पर आपतित कराते हैं। तो ये हमारा आपतन कोण क्या है, I है। और अभी हमने पढ़ा था कि क्रांति कोण क्या होता है, कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हटती है। और इसी कोण को हम इतना बढ़ाते चले जाएं जिसके लिए हमारा जो अपवर्तन कोण होता है, इस R का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो इसी स्थिति में ही हम क्या कह देते हैं, इस आपतन कोण I को ही क्रांति कोण कह देते हैं और इसे हम क्या करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे क्या कर देते हैं, लिखते हैं जैसे माना प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जिसके अपवर्तनांक n1 बराबर n व n2 बराबर 1 है। तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। स्नेल के नियम से अगर हम यहाँ पे स्नेल का नियम लिखते हैं तो स्नेल का नियम क्या है, साइन I बटे साइन R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n2 बटे n1। अब अगर हमें क्रांति कोण चाहिए तो क्रांति कोण के लिए R का मान अगर हमने 90 डिग्री लिया है तभी हम क्या कह सकते हैं, I को C कहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन C अपॉन साइन 90। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, n2 और n1 का भी मान लगाते हैं। तो n2 का जो मान है वो हमारा कितना है, 1 है, और इस n1 का मान हमने कितना माना है, n। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, n2 का मान 1 बटे n। सभी जानते हैं कि जो साइन 90 डिग्री होता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे साइन 90 का मान भी लगा देते। तो हमारा यहाँ पे साइन C इक्वल टू कितना हो, साइन C अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन n। हम n बराबर अगर निकालना चाह रहे हैं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन C। यही हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक और क्रांति कोण के बीच संबंध हो जाएगा। और अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन C इक्वल टू हमारा कितना, 1 अपॉन n है। यहाँ से C इक्वल टू साइन इनवर्स, मतलब जब हम क्या करेंगे, साइन को LHS से RHS में लेके जाएंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n। यही हमारा क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध है। अगला टॉपिक है हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्रांति कोण। क्रांति कोण में ये पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हटती जाती है और एक ऐसा कोण हमें प्राप्त होता है I, जिस पर क्या होता है, अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री होता है। तो उसी आपतन कोण को ही हम क्या कहते थे, क्रांति कोण C कह देते हैं। इसके अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होगा, इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और इसमें अपवर्तन कोण R का जो मान होता है वो 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। तो ऐसा करने पर प्रकाश की किरण क्या होती है, वापस उसी माध्यम में लौटने लगती है। इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या मान लिया, कोई एक प्रश्न ले लिया, ये कांच का प्रश्न, ये हमारा n1 हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कांच ही ले रहे हैं और नीचे क्या चीज़ है, वायु है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक अवलंब डाल लिया, ये इस तरीके से प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, जैसे यहाँ से आपतित कराया। चलो इसे हटा देते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण को हटाया तो जब हमारी ये वाली विरल है, सघन है, और ये माध्यम क्या है, विरल है, तो यहाँ से क्या होगी, ये अवलंब से थोड़ी दूर हटेगी। तो यहाँ पे I और ये R। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और जैसे इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे I को हम क्या कहेंगे, C कहेंगे। कब कहेंगे, जब R का जो मान होगा वो हमारा R इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये तो हमारा क्रांति कोण वाली कंडीशन होगी। इसके बाद क्या होता है, और अगर हम इस कोण को I को बढ़ाते जाएं तो यहाँ से ये वाला कोण हमने ले लिया I,
और इसमें क्या है, जैसे अगर आर का मान यहाँ पे क्या हो जाए 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए, 90 डिग्री से भी कैसा होना जाए, अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौटने लगती है। मतलब जबकि ये पृष्ठ जो हमारा वो कैसा है, एक पारदर्शी पृष्ठ है ये वाला, पारदर्शी पृष्ठ होने पर भी प्रकाश की किरण क्या हो रही, वापस उसी माध्यम में लौट के आ रही है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं जब प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौटने लगती है और इसी के कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। अगले वीडियो में हम उत्तल पृष्ठ एवं अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे।